रुपया अपने ऐतिहासिक तौर पर सबसे नीचे जा चुका है। 77 रुपये 40 पैसे का रुपया हो चुका है, डॉलर हो चुका है। इसी तरीके से बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, ऐसे ही महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, और महंगाई बढ़ रही है और आमदनी नहीं बढ़ रही। तो ये जो पूरे देश में हाहाकार है और लोग सवाल न पूछें नरेंद्र मोदी से, तो उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही है, एक नफरत की राजनीति का मैसेज कर रही है, और वो बता रही है अपने अपने भक्तों को और अपने जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी वोटर्स हैं उनको समझा रही है कि देखिए हम गरीबों पे जुल्म कैसे ढाते हैं, दिन के उजाले में ढाते हैं, मुसलमानों पे कैसे जुल्म ढाते हैं, गरीबों से कैसे जुल्म ढाते हैं, चूंकि उसका सारा वोटर मालदार है। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल हबीब साहब, जो दिल्ली प्रदेश के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से जो दिल्ली का भी अब माहौल बिगड़ने लगा है। बुलडोज़र अभी तैमूर नगर में चला, कल शाहीन बाग में चला, मंगोलपुरी में चल रहा है। जिस तरह से बुलडोज़र तो आते हैं, लेकिन अगर अवैध निर्माण बाकी है तो उसे तोड़ा क्यों नहीं जाता? सिर्फ लोगों के मन में या तो डर बैठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। सर, क्या लगता है जिस तरह से शाहीन बाग में बुलडोज़र आया, बुलडोज़र तो आता है लेकिन वहाँ जो सेटरिंग लगी हुई थी वो भी लोगों ने खुद ही गिरा दी, बुलडोज़र का कुछ काम नहीं हुआ। क्या ये माहौल एक बनाया जा रहा है कि लोगों के मन में एक दहशत फैलाई जाए? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हर मोर्चे पर विफल है, और कई सवाल तो ऐसे हैं जो ऐतिहासिक हैं। जैसे रुपया अपने ऐतिहासिक तौर पर सबसे नीचे जा चुका है, 77 रुपये 40 पैसे का रुपया हो चुका है, डॉलर हो चुका है। इसी तरीके से बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, ऐसे ही महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, और महंगाई बढ़ रही है और आमदनी नहीं बढ़ रही। तो ये जो पूरे देश में हाहाकार है और लोग सवाल न पूछें नरेंद्र मोदी से, तो उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। किसी भी शहर में अतिक्रमण एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसके लिए MCDs हैं, सिविक बॉडीज़ होती हैं, वो जाती हैं, वो अतिक्रमण हटा देती हैं। ना तो उन अतिक्रमण हटाने का इतना बड़ा हाइप बनाया जाता है, और ना उसको इस तरह से रिपोर्ट किया जाता है। सवाल ये है कि जब 15 साल से BJP MCD में काबिज है, तो 15 साल तक तो उसके नेता पैसे लेकर अतिक्रमण कराते रहे, और अब जब MCD का उनका टाइम खत्म हो गया और वो इलेक्शन के डर से भाग गई BJP, और उसने एक लोकतंत्र की हत्या करके MCD के इलेक्शन को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया, तो अब वो ये नाकाम कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से दिल्ली की जनता में भय बिठाए, डर बिठा दे। बुलडोज़र की जो राजनीति उसने शुरू की है, उसके थ्रू वो आम आवाम में डर बिठाना चाहती है। लेकिन ये BJP की गलतफहमी है। जो कल शाहीन बाग में हुआ वो क्या था? वो जो BJP हिंदू मुस्लिम करा करके और एक नया नैरेटिव गढ़ना चाहती थी कि जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोज़र और मध्य प्रदेश में मामा बुलडोज़र और जहांगीरपुरी में अमित शाह बुलडोज़र चलाया है, ऐसी अब हम शाहीन बाग में चलाएंगे। अब शाहीन बाग में जब MCD का बुलडोज़र पहुंचा, तो ना तो वहां कोई अवैध निर्माण था। जब अवैध निर्माण नहीं, अवैध कब्जा नहीं, तो फिर हटाने के आए थे, तो उनको कुछ नहीं दिखा। तो एक जगह जहां स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी, जिसको हम लोकल ज़बान में आप सीढ़ी भी कह सकते हैं, अगर आपको घर के बाहर बल्ब बदलना हो, पेंट करना हो, वो बोर्ड ठीक करने के लिए वो एक स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी। तो MCD के लोग उसी को अवैध कब्जा कहने लगे, और जो गोदी मीडिया के चैनल के एंकर हैं, बड़े बड़े एंकर, उसे भी बाकायदा वो ग्लोरीफाई करने लगे। देखिए, ऐसा लोहे की रॉड लगी हैं और ऐसा स्ट्रक्चर है, लोहे का स्ट्रक्चर है। यानी स्कैफोल्डिंग को भी उन्होंने अवैध कब्जा बताने की कोशिश की, लेकिन उसको भी जिस तरह की शाहीन बाग की आवाम ने MCD के बुलडोज़र और MCD के लोगों को आईना दिखाया, और जब वो मुँह छुपा के और दुम दबा के बुलडोज़र भागा, तब BJP की वो फजीयत हुई कि तमाम चैनलों ने शाम को अपनी हेडलाइंस और प्राइम टाइम तय कर रखे थे शाहीन बाग पे, वो सब ने चेंज करके सब ज्ञान व्यापी और ताजमहल और पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो ये जो है फरीन, ये पूरा एक गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की एक साजिश है कि अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर आता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, अवैध निर्माण के नाम पे आता है, यहाँ कुछ नजर ही नहीं आता। अभी तैमूर नगर में हमने जाके देखा, एनएफसी में, वहाँ पर एक दीवार थी, मकान की दीवार, उसे सिर्फ गिरा दिया, बल्कि साथ में जो बोलते स्वच्छ भारत या पेड़ लगाओ, वहाँ पे पेड़ भी गिरा पड़ा था, पूरी रेलिंग गिरी पड़ी थी, इतना बड़ा पेड़ था, सब वहाँ पे तोड़ दिया। लेकिन जो अवैध निर्माण के नाम पर सिर्फ एक दीवार तोड़ी गई वहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही है, एक नफरत की राजनीति का मैसेज कर रही है, और वो बता रही है अपने अपने भक्तों को और अपने जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी वोटर्स हैं उनको समझा रही है कि देखिए हम गरीबों पे जुल्म कैसे ढाते हैं, दिन के उजाले में ढाते हैं, मुसलमानों पे कैसे जुल्म ढाते हैं, गरीबों से कैसे जुल्म ढाते हैं। चूंकि उसका सारा वोटर मालदार है, वो जितना भी वोटर है भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो सब कोरोना जैसी महामारी में भी मालदार हो गया। आप देखिए, अडानी दुनिया का सबसे अमीर तरीन लोगों में से शामिल हो गया, अंबानी की दौलत बढ़ गई, आपकी और मेरी दौलत घट गई, आप और हम परेशान हो गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसको खुश करने के लिए गरीबों के रोजगार, गरीबों के आशियाने भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर ढा रहा है। और ये भूल गई है भारतीय जनता पार्टी कि तुम कितनी भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन एक ताकत ऊपर वाले की, और वो जब उसका डंडा चलता है तो किसी संघ परिवार, किसी बीजेपी की नफरत टिक नहीं पाएगी। अच्छा, जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं कि अगर बंटवारा हुआ तो यहाँ से कुछ लोगों को चले जाना चाहिए था, अब तो ये हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। देखिए, भारत में जो भी लोग रहते हैं उसमें ख़ास तौर से मुसलमान सन 47 में ही टू नेशन थ्योरी को ठुकराकर अपने एक इस्लामिक देश में जाने के ऑप्शन को ठुकराकर उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहने के पसंद किया और यहाँ रुके। वो बाकी भारतीय तो हैं, वो अपने मूल से भारतीय हैं, लेकिन भारत का मुसलमान दो तरह से भारतीय है, एक तो वो मूल से भारतीय है, दूसरा अपनी मर्जी से भी भारतीय है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन था जाने का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार कितनी नफरत फैला ले और कितने ही वो प्रयास कर ले, भारत का मुसलमान अपने देश की सेवा करता रहेगा। और एक और बात मैं कह दूं कि जो लोग भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं वो सही मायनों में मुसलमानों से नहीं, भारत से नफरत करते हैं, क्योंकि इस मुल्क की आन बान शान और इस मुल्क की ताकत है भारत का मुसलमान। जैसे अभी बोला जा रहा है, जैसे सीएनआरसी का मुद्दा उठा था, वही शाहीन बाग जहाँ से पूरे देश को दिखाया कि अपनी ताकत, लेकिन अब दोबारा बोला जा रहा है कि वो 2024 के बाद दोबारा लाया जाएगा। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो करती रहेगी इस तरह के प्रयास, और जब वो प्रयास होंगे तो जाहिर बात है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब वो जब भी जो चीज़ लाएंगे उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। अच्छा, जैसे अभी सीएनआरसी पे बात हुई, लेकिन अभी रिपोर्ट आई कि 800 जो हिंदू परिवार थे वो भारत से निकलकर वापस पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ना नागरिकता मिली, ना नौकरियाँ मिली। क्या ये सिर्फ जो सरकार है वो दिखावे के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए ढिंडोरा पीटती है? जी हाँ, अरे इससे ज़्यादा तो दोगली कोई सरकार नहीं। 800 परिवार, हिंदू परिवार पाकिस्तान से पलायन करके इंडिया में आए इसलिए कि उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, लेकिन ये जालिम सरकार सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म नहीं करती, उन पाकिस्तानी हिंदुओं को भी मजबूरन वापस जाना पड़ा। तो ये तो इसके लिए डूब मरने का मुकाम है, जिसकी ये वकालत करती है, जिसको लेके इसने अपने भारतीय नागरिकों को मतलब पूरे साल सड़कों पर रखा। हमारी माएँ, बहनें, नानी, दादी, यानी इस तरह की सारी जो खवातीन से लेके और सारे एक्टिविस्ट सड़कों पे रहे, और बीजेपी ने सारे जुल्म ढाए। और बीजेपी ये कहती रही कि नहीं, हम जो है पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको नागरिकता देंगे। तब 800 परिवार जो पाकिस्तान में रहते थे और हिंदू थे और वो वापस गए। तो ये तो इसके लिए शर्म का मुकाम है। भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब समझ आ गया होगा। इसी तरह से कश्मीरी पंडितों के नाम पर कहा जाता है कि हम पंडितों को वापस लाएंगे, एक पूरा पॉलिटिकली माहौल तैयार किया जाता है। लेकिन जो हरियाणा के लोग हैं, कुछ आदिवासी लोग हैं, वो कब से अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कि उन्हें नक्सलवादी से मुक्ति मिलनी चाहिए, सालों हो गए लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन सरकार जो है जहाँ पे उसे असली पॉलिटिक्स नज़र आती है, फ़ायदा नज़र आता है, सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठा रही है। देखिए, ये तो नफ़रत के लिए मशहूर है, और नफ़रत भी कैसी,
एक इन्होंने कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म दिखाकर पूरे देश में अराजकता फैलवा दी। आज ही सिंगापुर में वो फिल्म बैन हुई है, और सिंगापुर तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, सिंगापुर तो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। उन्होंने इस बात को कहा है कि ये एक तरफा मुसलमानों को बुरा दिखाती है, इसलिए हम इस फिल्म को अपनी कंट्री में नहीं चलने देंगे। तो ये इंटरनेशनली भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे चेले चपाटों की हार है कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स दिखाकर मुसलमानों को एक तरफा बुरा दिखाकर पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया। तो इसी तरीके से ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के बहाने राजनीति तो कर सकती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को ना तो वहाँ बसाना चाहती है और ना कोई कश्मीर की समस्या का हल करना चाहती है। ये सिर्फ कश्मीर को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। जैसे रिपोर्ट्स भी हैं कि जो कश्मीरी पंडित पलायन के समय इंडिया में ही रह गए थे, वो अभी तक जो स्लम एरियाज है वहां पर रह रहे हैं, उनके पास ना जॉब है ना कुछ है, लेकिन सरकार जो है उन्हीं लोगों के ऊपर राजनीति कर रही है जो पलायन कर चुके हैं, जिनसे सियासी फायदा हो रहा है। जी हाँ, ये तो चूंकि इनकी जो पूरी जो राजनीतिक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, वो नफरत पे बेस्ड है। तो जो भी कोई पार्टी जब नफरत बेस्ड होती है तो उसकी सारी एनर्जी नफरत में लग जाती है, नफरत बांटने में, नफरत को कायम रखने में, नफरत फैलाने में। तो ये काम कब करेगी? इसीलिए जब से ये सरकार में आए हैं मुल्क का बुरा हाल है। आज पेट्रोल 100-110, एक जगह तो 121 रुपये लीटर है। आज गैस का सिलेंडर जो 2014 में 414 रुपये था, आज 1057 रुपये दिल्ली में, और कुछ जगह तो 1100 साढ़े 1100 रुपये है। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो हर आदमी को ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि रुपया कितना कमज़ोर हो गया कि 77 रुपये 46 पैसे का हो गया। इसी तरीके से देश पे जो कर्जा है वो 4 गुना हो चुका है। फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है, हमारी सरहदें महफूज नहीं है, चाइना हमारी टेरिटरी में आके बैठा हुआ है। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम चाइना से कह दें कि तुम्हारी टेरिटरी खाली कर दो। बेरोजगारी आप जानते ही हैं कि वो अब तक की ऐतिहासिक सबसे ऊपर है। कोरोना में इनका वो बुरा हाल हुआ कि इनसे लाशें तक नहीं गिनी गई। अभी WHO ने इनके गाल पे तमाचा मारा ये कह कर के तुम जो झूठ बोलते हो और तुम्हारी 48 लाख मौतें हुई। तो इस तरह से इस पूरी जो संघ परिवार और बीजेपी का जो सारा जो मॉडल है वो नफरत पे बेस्ड है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है। इसीलिए उनके चंद लोग तो अमीर हो रहे हैं, जो उनके दोस्त हैं अडानी अंबानी, बाकी पूरा देश गरीब हो रहा है। एक नई चीज़ इन्होंने निकाली है, 2 तरह की राजनीति की है। एक इन्होंने कि आम जनता को गरीब कर दो और फिर पीछे से फ्री राशन दे दो। भाई तुमने उसे कमाने लायक नहीं छोड़ा और अब उसको तुम अगर 5 किलो या 10 किलो से राशन भी दे रहे हो तो ये तो और बड़ा जुल्म है, क्योंकि उसे रोजगार नहीं दे रहे। दूसरी तरफ बुलडोजर राजनीति हो गई। बुलडोजर से सिर्फ एक नया उन्होंने नैरेटिव गढ़ दिया है कि वो जो जुल्म है वो हम करेंगे और करते हुए नज़र भी आएंगे, यानी बुलडोजर चलाते हुए नज़र आएंगे। तो ये सब चीज़ें मिलके भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ या RSS का एक असली चेहरा बताती है। अब सवाल ये है कि भारत की जनता को अब ये फैसला करना है कि उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो देश की बागडोर दी थी वो क्या इसलिए दी थी कि ये अपने भारतीयों पे ही जुल्म करे, या भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके पूरी दुनिया में जो थू हो रही है, जो हम हर इंडेक्स पे पीछे चले गए। बताइए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे हम 132वें 150वें स्थान पे आ गए 180 देशों में। हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। बाकी तो आप जो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम इन दोनों देशों से नीचे चले गए, और दुनिया के जितने भी पैरामीटर इंडेक्सेस हो सकते हैं उन सब में नीचे चले गए। तो क्या इस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इसलिए देश थमाया था हमने कि वो बर्बाद कर दे? तो मेरी तो यही आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त है कि भारत की जनता, ख़ास तौर से बहुसंख्यक वर्ग, इस पे गौर करे। इससे पहले है कि इसी तरह की अंधभक्ति और कट्टरता और सांप्रदायिकता और बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक का विरोध श्रीलंका में हुआ था। तो श्रीलंका पूरा मुल्क तबाह हो गया, और इतना बुरी तरीके से तबाह हुआ कि आज वहां की जनता ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री का घर जला दिया। एक मंत्री को तो इतना मारा कि उसकी मय कार के साथ उसे पानी में फेंक दिया, झील में उसे डुबो दिया। तो क्या ऐसे हालात का आप इंतजार कर रहे हो? आप श्रीलंका से समझो
श्रीलंका में जो सांगली बौद्ध हैं उन्होंने भी अपने बहुसंख्यकवाद की जो जुल्म था ना, और वहाँ का जो अल्पसंख्यक वर्ग है तमिल और मुसलमान, उन्होंने उन पे ऐसे ही जुल्म किए थे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। और वहाँ पे भी वहाँ का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो राजपक्षे के फेवर में ऐसे ही अंधभक्त बन गया था जैसे आज यहाँ पे अंधभक्त नरेंद्र मोदी के बने हुए हैं। वहाँ का भी अंधभक्त सवाल नहीं पूछ रहा था राजपक्ष से कि आखिर ये डॉलर कहाँ जा रहा है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, तुम्हारी नीतियों का क्या हाल है। और वहाँ की मीडिया भी गोदी मीडिया की तरह उस प्रधानमंत्री राजपक्षे का हर बुराई पे पर्दा डालती थी और अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराती थी, जिस तरीके से भारत की गोदी मीडिया ठहरा रही है। और उसका नतीजा क्या निकला? एक मुल्क पूरी दुनिया ने तबाह होते हुए देखा, एक प्रधानमंत्री को के घर को जलते हुए देखा, एक मंत्री को पानी में डुबोते हुए देखा। तो क्या हिंदुस्तान में भी ऐसे हालात का आप इंतजार कर रहे हो? मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये अपील है कि इससे पहले के हालात हिंदुस्तान के भी श्रीलंका जैसे हों, आप लोग होश में आइए, अपनी सरकार से सवाल करिए, और प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उसकी गलत नीतियों का विरोध करिए, इसके जुल्म को जुल्म कहिए। क्योंकि ये अभी जुल्म अल्पसंख्यकों पे हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे नहीं हो रहा है, ये देश पे हो रहा है। जब देश बर्बाद होगा तो उस सब बर्बादी में आप लोगों का भी नंबर आएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो अल्पसंख्यक हूँ, ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ जो अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, तो मुजफ्फर वारसी के शेर के साथ कि हम कहें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसकी खामोशी भी, उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो अब जुल्म मत सहिए, जालिम को जालिम कहिए, उठ खड़े हुइए, देश को बचाइए, इस नफरती राजनीति को खात्मा करिए और भारतीयता और लोकतंत्र को जिताइए। तो अब देख सकते हैं हमारे साथ थे AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, किस तरह से जो देश के हालात बने हुए हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, रोज़गार की जगह पर हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कितना नीचे आ गया है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, रोज़गार नहीं है। लेकिन इन सब मुद्दों से हटकर जो सरकार है वो बुलडोज़र के नाम पर मुद्दों को भटका रही है। किस तरह से अभी तैमूर नगर में बुलडोज़र चलाया गया, NFC हो या फिर मंगोलपुरी हो, शाहीन बाग हो, चीज़ों को जो जगह है चिन्हित करके वहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनके अंदर खौफ बिठाया जा सके और असल मुद्दों से भटकाया जा सके। मैं फरीन सैफी, कैमरा पर्सन निधि के साथ, नेशन दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।